Nuclear chemistry. First term, radioactivity. The word radioactivity means spontaneous emission of certain particles like alpha, beta, gamma from the nucleus of an atom, or splitting of nucleus into two or more nuclei is called radioactivity, and the atom is called radioactive atom. Clear? यहाँ पे सबशल जो लिखा है that is not correct, इसे नहीं लिखना है, सिर्फ इतना पार्ट मत लिखना. सो रेडियोएक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होगा? जब भी कुछ न्यूक्लियस में एक्टिविटीज होंगी, न्यूक्लियस एक्टिविटीज लाइक व्हेन न्यूक्लियस कैन एमिट सर्टेन पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, और it may be possible two nucleus are combining into one nucleus is splitting into two or more than two nucleus. तो जहां भी न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, such kind of activity is called radioactivity, and the atom substance which involved in such kind of activity is called radioactive substance. उन्हें कहा जाएगा radioactive substance, right? अब क्वेश्चन आता है, सर why we have such kind of activity? ये होता ही क्यों है? मतलब क्या रीजन है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होने का? why nucleus emit certain radiation, why they combine with each other, why they split into two or more than two nuclei? तो उसका फर्स्ट मेन रीजन ये है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, खुद से हो रहा है. देयर आर टू थिंग्स. एक बार हो सकता है न्यूक्लियस मतलब खुद स्पॉन्टेनियस है, लेट से हम लेते हैं यूरेनियम, तो वो दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया. क्लियर? सेकंड केस, इट मे बी पॉसिबल वी आर फोर्सफुली रिएक्टिंग टू सब्सटेंसेस, हम उनके न्यूक्लियस को फोर्सफुली कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं. तो यदि खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो उसका मेन रीजन होगा their nucleus must be less stable due to unstable nucleus trying to achieve stability. So उनके nucleus less stable है, unstable है, and they have tendency to reach to achieve stability. Clear? ये उसका मेन रीजन हो गया. अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस पार्टिकल्स. पॉजिट्रॉन, यहाँ पे एक नया पार्टिकल आया है. positron and electron both are similar in mass and charge. The only difference is their sign. जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10 to the power -19 कूलम, तो इसका कितना चार्ज हो जाएगा पॉजिट्रॉन का, which is represented by this बीटा +1. यदि बीटा -1 होता ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. तो पॉजिट्रॉन बीटा +1 से रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ प्लस आ जाएगा यहाँ पर, सेम चार्ज, and the mass will be same for both of them. क्लियर? इसका मास पॉजिट्रॉन का वैसा ही रहेगा जितना बीटा पार्टिकल का होता है. सो बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन, मतलब बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाएगा. क्या इतना क्लियर है? यस सर. यस सर. अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टीज हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की. ऐसे हम देखने जाएंगे तो पूरा टेबल होगा 8-10 का. जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्पीड. सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा? लाइट का. तो लाइट रेडिएशंस, ईएम रेडिएशंस कौन से हैं? गामा. सबसे हेवी पार्टिकल कौन सा है? अल्फा. तो अल्फा का स्पीड सबसे कम. क्लियर? क्या इतना क्लियर है? यस अब सर. आते हैं पेनिट्रेशन पावर, थर्ड प्रॉपर्टी पर. पहले पेनिट्रेशन पावर मींस कितना, देखो दो तरीके से पेनिट्रेशन पावर होते हैं. एक होता है एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स का. सो एसपीडीएफ ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर मतलब कितना क्लोजनेस है न्यूक्लियस के. क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस मींस कितना न्यूक्लियस में डेप्थ में वो गया है. क्लियर? सो कितना वो डेप्थ में गया है, वही कितना न्यूक्लियस के क्लोज गया है. अब पेनिट्रेशन पावर यहाँ पर एक और है. लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक. अब इस ब्लॉक में तुमने अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को थ्रो किया, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक गया, लेट से. क्लियर? बीटा पार्टिकल कुछ यहाँ तक गए, गामा पार्टिकल काफी डेप्थ तक चले जाएंगे. सो लाइट रेडिएशन का जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होगा ईएम रेडिएशन, क्योंकि इनका स्पीड ज्यादा है, तुम ऐसा बोल सकते हो. अब आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर, आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह यहाँ पर भी आयोनाइजेशन पावर लिखना है, वो बेटर लैंग्वेज होगा, मैं टाइम दूंगा लिखने का लास्ट में. तो एनर्जी की जगह आयोनाइजिंग पावर. अब let's say we have one atom, nucleus at the center, electron are revolving in its outermost shell. जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक होंगे, so which kind of radiations particle has maximum tendency to remove this electron out of the atom?
कौन से पार्टिकल इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और एटम को आयोनाइज करेंगे, क्लियर, उसे कहा जाएगा आयोनाइजेशन पावर। तो सबसे हेवी पार्टिकल कौन सा है इसमें? अल्फा पार्टिकल। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, एक हमारे पास कुछ पार्टिकल है, इस पे तुम लाइट रेडिएशन फॉल करो, फिर इलेक्ट्रॉन फॉल करो और फिर अल्फा पार्टिकल फॉल करो, क्या लगता है सबसे हेवी पार्टिकल इसको सबसे ज्यादा डैमेज करेगा या सबसे लाइट पार्टिकल इसे सबसे ज्यादा डैमेज करेगा? सर Heavy सबसे हेवी particle. वाला। हेवी। हेवी वाला, हेवी अल्फा पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर किसका हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल का। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो भी हमने रिलेट की है, इससे पूरा एक टेबल बन सकता है 8-10 प्रॉपर्टी का, ये मेजर प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी गई। चलो कॉपी करो पूरा पेज, मुझे डेफिनेटली ये एक्सप्लेन करना बाकी है, बट तुम एक बार का पूरा कॉपी करो। जस्ट बेसिक से टर्म्स एंड डेफिनेशन है, नथिंग इज स्पेशल, मतलब बहुत सिंपल है यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। Anybody is coming center today, Kulkarni Garden, to collect books or for anything? Me and Manish sir will be there in afternoon, like 12 to 3. कोई भी आना चाहता है तो आ जाओ, जस्ट मिलने की, हाँ क्या प्रोग्रेस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लास्ट कुछ दिनों में काफी बच्चे मिलके गए हैं, आर्य मिलके गया, अनुष्का मिलके गई है, कौशल आया था, हर्षिता आई है, तनीषा आई थी, समीक्षा आई थी, मलार आया था। हाँ ये डेफिनेटली जब भी तुम आओ तो लेक्चर नोट्स तो लेके आना ही, लेक्चर नोट्स होमवर्क नोट, मतलब वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है।
अभिषेक, अंशु, आशीष, अथर्व और भी जो भी बच्चे नहीं आए, वी आर एक्सपेक्टिंग तुम एक बार मिल के जाओ जितना जल्दी हो सके। मैं सैटरडे से नेक्स्ट संडे तक नहीं हूँ, जो तुम्हारे वेकेशन से मैं भी 8 डेज सिटी में नहीं हूँ। हाँ, 5 जुलाई के बाद शायद सारे टीचर्स होंगे, मतलब मैथ्स के भी टीचर होंगे तुम्हारे यहाँ पर और ऑर्गेनिक के भी टीचर होंगे। तो ठीक है, उसमें भी 10 दिन है, तुम उसके बाद फिर से आ सकते हो यदि नासिक में ही हो। बाहर हो तो उसके बाद ही आना फिर। सर हम्म। सर ये जो अभी 5 दिनों की हॉलीडे होगी उसमें रहेंगे क्या आप? फिर से बोलो। ये 5 दिनों की हॉलीडे रहेगी उसमें रहोगे क्या आप? अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला बताओ हिमांशु? 2 मिनट पहले वही तो बोला हाँ। कि मैं 27 मतलब सैटरडे से बाहर हूँ। 27 नहीं, 26 है, मतलब परसों मॉर्निंग में मैं निकल रहा हूँ नासिक से, एंड आई विल बी बैक ऑन 5th ऑफ जुलाई। मतलब मैं भी 8 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ओके इट सर। ऑलमोस्ट लाइक 8-9 months आई हैव बीन हियर इन नासिक एट होम ओनली। तो मैं खुद भी आई वांट टू लाइक बी समवॉट रिफ्रेश, तो ताकि मैं भी तुम्हें वापस से फुल एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। और एडवाइस मैं भी ये करूंगा, यदि तुम फैमिली के साथ कहीं प्लान कर रहे हो 2-3 दिन 4 दिन, तो जाना चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट वेकेशन होंगी दिवाली पर सीधे। नहीं जा रहे हो तो बैकलॉग पूरा खत्म कर लेना एटलीस्ट। मैं एटॉमिक के बुकलेट तो होगा ही, बट बुकलेट के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। चलो, कॉपी हो गया है क्या? सर 1 मिनट सर, आज की 2 लाइन बाकी। ओके। अब क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू डिफाइन स्टेबिलिटी? कैसे हमें पता चलेगा न्यूक्लियस स्टेबल है नहीं है? Yeah. So we have different theories to define stability of any atom, any nucleus. First is N by P ratio. N by P, number of neutrons upon number of protons ratio. हमने क्या किया? एक ग्राफ ड्रॉ किया। Along y-axis, we have to take number of protons. Along x-axis, we have to take number of, sorry, neutrons along y-axis, protons along x-axis. अब जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, क्लियर, उसके लिए हमने एक जोन बना लिया और वो जोन कुछ ऐसा है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दिस आर द पॉइंट्स वेयर ऑल स्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन नेचर। मतलब ये जो लाइंस है ना, मैंने वो ज्वाइन कर दिया है, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे वो इसके अंदर आ रहे हैं। ये कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इफ लेट्स आई हैव कार्बन, कार्बन का मुझे पता है जो 12 वाला आइसोटोप है वो स्टेबल है, तो वो इसके अंदर आ रहा है, बट 14 वाला इसके अंदर नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट स्टेबल। मतलब जो स्टेबल थे उसको हमने एक बाउंड्री के अंदर रख दिया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, इस बाउंड्री के अंदर एक भी ऐसा न्यूक्लियस नहीं है जो अनस्टेबल है, और इस बाउंड्री के बाहर एक भी न्यूक्लियस ऐसा नहीं है जो स्टेबल है। मतलब रेंडम नहीं था कि यहाँ पर एक एटम है वो स्टेबल है और यहाँ वाला अनस्टेबल है, मतलब ऐसा रेंडमनेस नहीं थी। सो वी आर गेटिंग अ प्रॉपर बाउंड्री, प्रॉपर जोन where number of neutrons is to proton ratio is in the range of stable nucleus, or we can say stable nucleus have in this range n by p ratio, और जो unstable थे वो इसके बाहर आ रहे थे। तो अब तुमसे पूछा गया, एक सब्सटेंस है लेट से ए, इसका एटॉमिक नंबर है 32, मास नंबर है जस्ट 74। सो ये स्टेबल न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? तो हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो इस ग्राफ पे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यदि इसके बाहर आ रहा है जोन के, तो वो अनस्टेबल है, और जोन के अंदर आ रहा है तो स्टेबल है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर स्टेबिलिटी जोन। क्लियर? ऑब्जर्वेशन पहले सुनना है, फिर कॉपी करने का मैं टाइम दूंगा।
up to atomic number 20, n equal to p, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम आ रहे थे, n by p रेशियो 1 आ रहा था फॉर मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस। जितने भी मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, उनका n by p रेशियो 1 आता है अप टू एटॉमिक नंबर 20 मैक्सिमम का। एग्जांपल, हीलियम 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन। इसके बाद हम बात करें कार्बन 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 protons 8 neutrons. So maximum atoms up to atomic number 20 have n by p ratio 1. कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे हम बात करें एक्सेप्शन की तो लिथियम 3 protons 4 neutrons, यहाँ पे 4:3 आ रहा है n by p ratio। फ्लोरीन 9 19, n by p ratio is 10 by 9, 10 neutrons, protons is 9. So n by p ratio is 1 up to atomic number 20 for maximum stable nucleus. Second point, up Z equal to 83 bismuth, यहाँ पे bismuth की स्पेलिंग गलत लिखी है, BISMUTH, bismuth is heaviest stable nuclei। मतलब ये 83 जो यहाँ पे डिनोट कर रखा है, आफ्टर एटॉमिक नंबर 83 all nucleus are radioactive, they are less stable, they are unstable. So 83 atomic number हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस था, क्लियर। और उसका मतलब एटॉमिक नंबर 83 होता है बिस्मथ का, BISMUTH। थर्ड पॉइंट, फॉर हायर एटॉमिक नंबर n by p रेशियो फॉर स्टेबल न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन 1, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। सो तुम ये देख पा रहे हो, ये लाइन है n इक्वल टू p की, जैसे से हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं ये लाइन ऊपर शिफ्ट होते जा रही है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, n by p रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आ रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यदि हम बात करें स्कैंडियम की, एटॉमिक नंबर 21, इसमें 21 प्रोटॉन्स हैं। एनीवन, व्हाट इज द मास ऑफ स्कैंडियम, बताएगा कोई? 42 42 नहीं होता है, 44 समथिंग कुछ होता है, 45। सो इसमें 21 प्रोटॉन्स एंड 24 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स बढ़ गए। ऐसे हम आयरन की बात करेंगे, आयरन एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर इज 56। सो कितने इसमें न्यूट्रॉन्स आ गए? 30 न्यूट्रॉन्स 26 प्रोटॉन्स। सो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे यदि हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे, इसलिए ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन थे, दिस इज नॉट लाइक थ्योरी, ये तो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया फिर उसको नोट कर रहे हैं, क्लियर। सो दिस थ्योरी कैन नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला या कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं किया गया कि इस बेसिस पे ये आया है, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हमने देखा और उसको लिख दिया है। अब क्वेश्चन आता है, इफ वी हैव 3 रेंज, n by p रेशियो इज टू हाई, हम यहाँ पे चले गए, दिस इज कॉल्ड लेट्स से जोन 1। इफ n by p रेशियो इज टू लो, लेट्स हम यहाँ पे चले गए, दिस इज कॉल्ड जोन 2। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 83, मतलब एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 83, सो हमारे पास 3 जोन आ गए हैं। एक बार n by p रेशियो काफी ज्यादा है, एक बार n by p रेशियो काफी कम है, एक बार एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83। सर इफ वी हैव anything in this zone 1 2 3, so how they will get stability, how they will come in this stability zone? यदि n by p ratio ज्यादा है तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी कम कर ले, if n by p ratio is less सिस्टम की टेंडेंसी होगी बढ़ा ले, if number of protons is greater than 83 सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को 83 से कम कर ले। so whatever the zone of instability, any system has tendency to come in stability zone, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इस जोन के अंदर आ जाए। तो अब आते हैं हम केस 1 पर। केस 1, व्हेन n by p रेशियो इज टू हाई, जब n by p रेशियो काफी ज्यादा है, क्लियर। उस केस में n by p रेशियो ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स को हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। सो न्यूट्रॉन्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट विल emit बीटा पार्टिकल। ड्यूरिंग all radioactive nuclear reaction, charge and mass is always conserved, हमेशा चार्ज और मास कंजर्व होगा, क्लियर। सो न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज 1 यूनिट मास, इफ इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन 1 यूनिट चार्ज 1 यूनिट मास, बट
यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल निकलेगा जो चार्ज को बैलेंस करने में यूज आएगा, +1 -1 इन द प्रोडक्ट साइड, सम इज 0, मैच कर रहा है। रिएक्टेड में मास 1 यूनिट, प्रोटॉन का 1 यूनिट और बीटा पार्टिकल का 0 यूनिट। क्या नीचे के एडिशन और ऊपर के एडिशन मैच कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. चार्ज और ऊपर मास मैच कर रहे हैं वो। So neutrons will convert into protons in beta particle. Such kind of nucleus will emit beta particles. ये beta particle को nucleus से बाहर भेज देंगे, beta particle emit करेंगे। So neutron decreases, proton increases, जो in by p ratio ज्यादा था वो decrease होने लगेगा। सिंपल है उतना। Yes, sir. अब केस 2, when n by p ratio is too low, हम आ जाते हैं जोन 2 अनस्टेबिलिटी में। यहाँ पर जब n by p रेशियो काफी कम है, तो अब n by p रेशियो कम है तो हमें न्यूट्रॉन्स बढ़ाने, अब प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो प्रोटॉन्स विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन्स, और चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन सा पार्टिकल है जिसका चार्ज 1 है और मास 0 है? Positron. पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन डीके होगा। क्लियर? पहले वाले में बीटा डीके था, अब पॉजिट्रॉन डीके। इसमें प्रोटॉन्स डिक्रीज होंगे, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, n by p रेशियो जो कम था वो इंक्रीज होने लगेगा। के कैप्चर, वन मोर थिंग हियर, न्यू है, न्यू कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए। के कैप्चर पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द के शेल, फर्स्ट शेल, इसमें कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन एल शेल, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। इफ n by p रेशियो इज टू लो, क्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स कम है, हमें न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना है, प्रोटॉन्स को कम करना है। पता है न्यूक्लियस क्या करता है? के शेल का एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। अब के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूक्लियस में लेकर आ जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली प्रोटॉन से रिएक्ट करके प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स बना देते हैं। चार्ज एंड मास आर बैलेंस्ड, यू कैन चेक इट। प्रोटॉन का चार्ज 1, इलेक्ट्रॉन का -1, सो +1 -1 0 चार्ज। मास 1 फॉर प्रोटॉन, मास 0 फॉर इलेक्ट्रॉन, 1 + 0 1। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाता है, उससे भी n by p रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। सो आई थिंक ये वाला के कैप्चर कॉन्सेप्ट तुमने 10th तक नहीं सुना होगा। किसी ने सुना था 10th तक के कैप्चर? नो अभिषेक? सर। No, sir. चलो कॉपी करो जल्दी से पूरा पेज। अगेन पूरा थियोरेटिकल है, काफी सिंपल सा है वो भी, मतलब तुम एक बार कॉपी करना, लेक्चर के बाद तुम बैठ के पढ़ लोगे 20-30 मिनट, तो सारी चीज समझ में आने लगी। सर यस। सर एक की कैप्चर आप फिर से बता सकते हो? के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कैप्चर कर लिया गया है। सो जो के शेल था फर्स्ट शेल, उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे प्रोटॉन, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रॉन बना। यस सर, थैंक यू सर। Just write correct spelling of bismuth now.
हिमांशु, क्या डाउट था, तुमने क्या क्वेश्चन भेजा था या कुछ आंसर दे रहे थे? चैट में भेजा था क्या? अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी लाइक इवनिंग बैच भी अटेंड कर रहे हैं, मॉर्निंग भी कर रहे हैं मेरा लेक्चर, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें इवनिंग बैच अब अटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि तुम इतना अटेंड करोगे तो पढ़ोगे कब? जैसे मुझे अंशु का ध्यान है, अंशु क्यों अटेंड कर रहे हो तुम इवनिंग बैच केमिस्ट्री का भी? सर एक्चुअली वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था वो कॉन्सेप्ट, तो अभी हो गया है, अभी नहीं करूँगा। सर हाँ, सर जो थर्ड पॉइंट है वो कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा सर? ऐसा बोला नहीं जा सकता, बट आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 के पहले भी वैसा होता है, नॉट कंपल्सरी, बट यस आफ्टर एटॉमिक नंबर 20। यस सर, थैंक यू सर। हो गया? नो सर। नो सर। तो व्हेन n by p रेशियो इज टू हाई, हमने एक केस देखा, बीटा डीके होगा। व्हेन n by p रेशियो इज टू लो, पॉजिट्रॉन डीके होगा या फिर के कैप्चर होगा। और ये नहीं भी क्लिक करता है ना, तो सिंपल सा है, n by p रेशियो ज्यादा है तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दो, n by p रेशियो कम है तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दो, तो जो बचेगा एक वो पार्टिकल एमिट हो जाएगा। चलें अभी आगे। 1 मिनट। 1 मिनट। Anyone, what is the which element comes after bismuth in periodic table? बिना देख के बताना ना कहीं भी, कौन सा एलिमेंट आता है बिस्मथ के बाद? पोलोनियम। बिस्मथ आता है नाइट्रोजन फैमिली में। यस सर, शायद से पोलोनियम ही आता है। पीओ, पोलोनियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। केस 3, अनस्टेबिलिटी जोन 3 व्हेन एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 83। देखो, अब एटॉमिक नंबर 83 है, मतलब न्यूक्लियस इज क्वाइट हैवी, तो हमें न्यूक्लियस को पहले ब्रेक करना होगा। बजाय छोटे मोटे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल एमिट करने के बजाय हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा। अल्फा पार्टिकल भी एमिशन चलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में भी एटॉमिक नंबर और मास दोनों कम हो जाएंगे। वन अल्फा पार्टिकल हैज 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 मास नंबर। सो अल्फा पार्टिकल या तो एमिट करे या एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए। क्लियर? इन दोनों में से कुछ भी एक होगा। Heavy nucleus is splits into 2 or more nucleus and it may emit alpha particle in order to decrease the atomic number and mass number. So when atomic number is greater than 83, such kind of possibility will be there. Splitting of heavy into 2 or more smaller nucleus or alpha particle can be emitted.
In general, beta particle is always emitted with alpha particle. यदि अल्फा emit हुआ है तो बीटा पार्टिकल भी emit होता ही है। तो ये फर्स्ट थ्योरी हमारा कंप्लीट हुआ स्टेबिलिटी जोन वाला। नाउ द सेकंड थ्योरी, हाउ टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इवन ऑड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। हमने ये ऑब्जर्व किया नेचर में जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे, यदि हम ये चेक करेंगे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। सो 155 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे थे आउट ऑफ ऑल द स्टेबल न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन इवन नंबर, दोनों इवन नंबर में थे। इसके बाद हम आते हैं एक इवन दूसरा ओड, पहला ओड दूसरा इवन। सो ऐसे थे 50 to 55 न्यूक्लियस, मतलब काफी 1/3 हो गए थे। इवन के कंपैरिजन में दे बिकम्स 1/3। क्लियर। अब हम आते हैं स्टेबल न्यूक्लियस जिनके दोनों ओड नंबर हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ओड और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ओड। ऐसे बहुत कम न्यूक्लियस थे, सिर्फ 5 न्यूक्लियस थे जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ओड नंबर में थे। क्लियर। तो ये ऑब्जर्व किया। अब हमने बोल दिया इवन केसेस आर मोर स्टेबल देन इवन ओड देन ओड ओड। सबसे कम स्टेबल होगा ओड नंबर, और उससे ज्यादा स्टेबल होगा इवन एंड ओड, और सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे इवन। क्लियर। अगेन इसके पीछे कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं दिया गया, जस्ट ऑब्जर्व किया गया, उसे ऑन पेपर किया गया कि ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है। इज दैट ओके? Yes, Sir, sir. यस। बोलो। सर सर ये जो इवन में 155 स्टेबल न्यूक्लियस है सर, इनमें आइसोटोप्स के भी न्यूक्लियस होंगे? ऑब्वियसली, नहीं तो हमारे पास तो एलिमेंट ही 120 है, इतने स्टेबल कहां से ले हाँ आए? सर, हमारे पास हाँ सर, 120 इसलिए यहाँ पे टोटल काउंट करोगे तो शायद 250 260 तक जा रहे हैं। ओके सर। तो ऐसे तो भी काउंट किए हैं इसमें, जैसे सर 2 और क्लोरीन एलिमेंट्स निकल आए क्या? स्टेबल होते हैं, क्लोरीन 35 भी स्टेबल है, क्लोरीन 37 भी स्टेबल है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके 2 आइसोटोप्स या 3 आइसोटोप्स स्टेबल होते सर 2 और एलिमेंट्स डिस्कवर किए क्या रिसेंटली? हैं। क्या? 2 और एलिमेंट्स डिस्कवर किए क्या रिसेंटली? 2 एलिमेंट का और डिस्कवर किए क्या रिसेंटली? मतलब कब? रिसेंटली की क्या डेफिनेशन? रिसेंटली मैं ये भी बोल देता हूँ, रिसेंटली जो मॉडल एक्सेप्टेड है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल, और वो आया था 1926 में, 100 साल पहले। और एक रिसेंटली मतलब 1 साल पहले भी हो सकता है, 2 महीने पहले भी हो सकता है, रिसर्च में आए होंगे। मतलब इवन आई एम नॉट अपडेटेड, यदि कुछ ऐसा आया है तो कौन सा एलिमेंट है क्या है। ओके सर। और अब जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, मतलब लेबोरेटरी में फोर्सफुली बनाए जा रहे हैं, नेचर में तो नहीं मिल रहे हैं। इवन आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 कोई भी एलिमेंट नेचर में नहीं मिला है आज तक। एटॉमिक नंबर 92 से 92 से ज्यादा। 92 यूरेनियम होता है जो हेवीएस्ट न्यूक्लियस है जो नेचर में मिलता है, अनस्टेबल तो ये भी है। और इसके बाद के सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांस उरानिक element. They are synthetic element, they are prepared in laboratory, man-made element. नेचर में कोई भी नहीं मिले। When both protons and neutrons are even, then the probability of a stable nucleus is more. Clear? तो जब दोनों इवन होते हैं तो उनके स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक नेचर में होती है और एक लेबोरेटरी में होती है। जो नेचर में होती है उसे क्या कहेंगे? Natural nuclear reaction. Spontaneous. नेचुरल। और जो लेबोरेटरी में होगी उसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। Artificial nuclear reaction. आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसे ट्रांसम्यूटेशन भी कहा जाता है, एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना फोर्सफुली लेबोरेटरी में, ट्रांसम्यूटेशन। क्लियर? पहला स्पॉन्टेनियस है, द वर्ड स्पॉन्टेनियस मींस व्हिच कैन अकर ऑन इट्स ओन। सेकंड वन, इट इज कन्वर्टेड, इट इज द कन्वर्जन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑलरेडी स्टेबल था बट फोर्सफुली उसे दूसरे
न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया गया है। क्लियर? एग्जाम्पल, नाइट्रोजन पेरेंट एलिमेंट, मतलब जो मेन रिएक्टेंट था उस पर अल्फा पार्टिकल हमने स्ट्राइक किया तो ऑक्सीजन बन गया और एक पार्टिकल एमिट हो गया। तो नाइट्रोजन इज इटसेल्फ न्यू स्टेबल एंड वी आर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन फोर्सफुली। समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल रिएक्शन क्या होंगे? यस सर। यस We are bombarding alpha particle to the nucleus of nitrogen and it is converting into oxygen by emission of proton or positron, any one of them. कॉपी करो जल्दी से पेज। सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? पहले ये कॉपी कर लो, मैं भेज दूंगा फिर ग्रुप पर। यस। सर हम्म, सर मुझे ये लाइन नहीं समझी सर। इट मे emit alpha particle in order to decrease atomic number to mass number. it may emit alpha particle in order to decrease atomic number and mass number। देख, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट से हमारे पास एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट यूरेनियम ही ले लेता हूं मैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 238। ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83, सारे अनस्टेबल है। ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा और थोरियम बनाएगा। थोरियम का एटॉमिक नंबर होगा 90 और मास नंबर होता है 234। साथ में अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। अल्फा पार्टिकल मींस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, राइट? Yes sir. Yes sir, समझा सर। चलो अब एक काम करना, हो सकता है किसी का कुछ कॉपी रहने का बच गया हो, कॉपी कर लेना लेक्चर के बाद। मैंने ग्रुप पे शेयर किए। मैं आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा तुम्हारे डाउट्स भी लेने हैं, ठीक है? अच्छा, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमने लास्ट पेज पे देखा था, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। नाइट्रोजन इज द मेन रिएक्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डॉट पेरेंट एलिमेंट। अल्फा पार्टिकल इज द स्ट्राइकिंग एलिमेंट जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब पहले दो रिएक्टेंट, बाद के दो प्रोडक्ट। Yeah, proton one of the side product, main product is oxygen or it is also called daughter element. Nuclear reaction में reactant is called parent element, product is called daughter element.
Is that okay? Yes, sir. Now, some more types of reactions: nuclear fusion and nuclear fission. The word fusion means add करना. The word fission means break करना. Fusion मतलब combine करना. Fission means split करना. Clear? पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम कैन कंबाइन टू फॉर्म हीलियम फ्यूजन, और ये रिएक्शंस होती है सन में. इसके अलावा और भी रिएक्शंस होती हैं. वन ऑफ द रिएक्शन इन सन. फिजन, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया, न्यूट्रॉन ने उसके न्यूक्लियस को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में. क्लियर? सो पहले न्यूट्रॉन किस क्या यूज में आ रहा है यहाँ पर? न्यूट्रॉन इज इट इज स्ट्राइकिंग पार्टिकल. स्ट्राइक कर रहा है यूरेनियम के न्यूक्लियस को, दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है. इसे कहा जाएगा न्यूक्लियर फिजन. क्लियर? एंड दिस रिएक्शन इज चेन रिएक्शन. ये बेसिकली न्यूक्लियर बम में यूज होता है, और यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे. सो एक यूरेनियम पे तुमने 1 न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया, वो 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा. दिस 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर स्ट्राइक टू यूरेनियम एंड फर्दर दे विल रिलीज 3 मोर न्यूट्रॉन्स. तो चेन रिएक्शन होता है, इसलिए काफी फास्ट रिएक्शन होता है और हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन होता है. बहुत सारा एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है. क्लियर? और जब हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म करते हैं टू जनरेट एनर्जी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं, जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए ना, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो कंट्रोल वे में परफॉर्म होता रहे. एक ही न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन नहीं होने देते हैं, क्योंकि चेन रिएक्शन होगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर का वॉल भी उसे नहीं झेल पाएगा, मतलब वो ब्लास्ट हो सकता है. राइट? Yes, इज दैट sir. ओके? यस सर. नेक्स्ट इसमें है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ. देखो, मुझे बताओ, जस्ट एक एग्जांपल देखो. सबसे पहले इस एग्जांपल में एटॉमिक नंबर Z था, पेरेंट एलिमेंट का अल्फा पार्टिकल डीके हुआ, तो एटॉमिक नंबर Z-2 हो गया. इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है. क्या लगता है इसकी पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होगी? मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट से ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन से एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो गया, तो ऑक्सीजन से तुम कहाँ चले जाओगे? कार्बन पे चले जाओगे क्या? ऑक्सीजन है ग्रुप 16 का एलिमेंट, कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? 14. क्या इसका ग्रुप नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है? क्या अल्फा डीके के बाद ऑक्सीजन की पोजीशन 2 प्लेस लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो गई है? Yes, sir. So this is called group displacement law for alpha decay. So atomic number decreases by 2 units and it is placed to position left side to the parent element in the periodic table. Is that okay? Yes, sir. चलो आगे पढ़ो इसे. ये जो लिखा है अल्फा डीके के लिए, ये पूरे पॉइंट, दोनों पॉइंट्स. Yes, sir. Daughter element is placed to position left to. Sir, क्या है sir? इन वो 2 कट किया है. Yes, sir. Left in periodic table from parent element after or during alpha decay. Parent and daughter elements are isodiaphers. हाँ, ये एक्सप्लेन कर सकते हो आइसोडाइफर्स क्यों? आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? Sir, हाँ, sir, n minus p same. n minus p is same. So n को लिख सकते हैं हम एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और p को लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर फर्दर. सो a minus 2z is same. क्लियर? तुम चेक कर सकते हो, इसका वैल्यू a minus 2z, इसका a है a minus 4, एटॉम मास नंबर है a minus 4 और एटॉमिक नंबर है z minus 2. क्या ये भी a minus 2z आ रहा है? क्या ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. Or either you can interpret in this manner, you are removing 2 protons and 2 neutrons.
यदि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रिमूव किए हैं, तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस चल रहा है हमारा पहले से, वो सेम रहेगा। द डिफरेंस विल नॉट चेंज, राइट? Yes, sir. सर सो अल्फा डीके में बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो 2 पोजीशन लेफ्ट चले गए, ग्रुप डिस्प्लेस हो गया है। सेकंड, आइसोडायाफर्स बने, पेरेंट और डॉटर एलिमेंट, दे आर आइसोडायाफर्स। हाँ, अब क्वेश्चन आता है क्या सर ये सबके लिए वैलिड है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि काफी बार ये होता है यदि हम बात करें मान लो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सो इन ऑल ग्रुप, इन ऑल द पीरियड्स वी डोंट हैव एलिमेंट्स इन ऑल ग्रुप। जैसे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में ये भी हो सकता है कि तुमने लेट से जस्ट फॉर एग्जांपल बोरोन के लिए तुम ये परफॉर्म कर रहे हो अल्फा डीके, तो बोरोन से इफ यू आर गोइंग टू लिथियम, तुम ग्रुप 13 से सीधे ग्रुप 1 पे चले जाओ बजाय 11 के। तो इसके एक्सेप्शंस भी पॉसिबल है, जनरलाइजेशन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हर पीरियड में हर ग्रुप्स में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर क्या आप अल्फा डी के वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट होने लगा था। मतलब ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का बोल रहे हो? यस सर। On alpha decay, atomic number decreases by 2 units. If atomic number decreases by 2 units, the position of the daughter element, product element, is 2 position left in the periodic table. यदि पहले ऑक्सीजन था तो अब वो हो जाएगा कार्बन, पहले ग्रुप 16 था तो अब हो जाएगा ग्रुप 14। ठीक है? यस सर। चलो अर्चित, बीटा डीके पढ़ो। Sir, beta decay, daughter element is placed one position right in. Sir, okay. बताना क्या है, कहाँ पे 1 पोजीशन लेफ्ट राइट की बात कर रहे हैं, किस टेबल In में बात कर periodic रहे हैं? table, in periodic table from parent element after or during beta decay, parent and daughter element isobar of each other. आइसोबार, सेम मास नंबर। बीटा डीके में मास नंबर चेंज नहीं होगा, पेरेंट एलिमेंट मास नंबर इज ए, डॉटर एलिमेंट मास नंबर इज ए, बट एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, सो राइट साइड में चला जाएगा। क्या बीटा डीके क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. कंटिन्यू अर्चित, गामा डीके। Gamma decay, parent and daughter element are nuclear isomer, same proton and neutron, but different energy level. सो Delta इन E गामा equals डीके, नहीं वो अलग है। गामा डीके में गामा हैज नो चार्ज एंड नो मास, सो पेरेंट और डॉटर एलिमेंट आर, they are identical with respect to charge and mass, with respect to atomic number and mass number। पर डिफरेंस क्या आता है, क्यों गामा डीके हो रहा है? बेसिकली जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस का एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो अपने एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए वो कुछ एनर्जी गामा रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है। So parent and daughter elements, they are nuclear isomers of each other। nuclear isomers का मीनिंग होता है सेम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्या गामा डीके क्लियर है सभी को? सेम एनर्जी, सॉरी सेम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एनर्जी लेवल। ये जो स्टार मार्क किया है ना, मतलब हाई एनर्जी लेवल। यहाँ पे नॉर्मल कुछ भी नहीं मार्क किया, लो एनर्जी लेवल। सर इज दैट ओके? सर वो गामा डीके में वो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट एक से गामा में एटॉमिक नंबर मास नंबर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन आता है सर डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया, ये हाई एनर्जी स्टेट में था, ये लो एनर्जी स्टेट में एनर्जी एमिट कर दी। गामा मींस नथिंग बट जस्ट ईएम रेडिएशन, फोटोन क्वांटा एमिट कर रहा है। ओके, यस सर, थैंक यू सर। देखो ये कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का हालांकि इस चैप्टर में नहीं था, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, बाद में काफी डिटेल में आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा।
So in this case, basically, whenever any nuclear reaction takes place, या मैं इसको ऐसे explain करता हूँ. चलो एक nucleus है कार्बन का. It forms with the help of 6 protons and 6 neutrons. इसके combination से बना है हमारा कार्बन का न्यूक्लियस. अभी जो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल मास काउंट करेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल इनका इंडिविजुअल मास आ रहा है 12 यूनिट, बट द एक्चुअल मास विल बी 11.9 यूनिट. जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो उनका मास थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. एंड द डिक्रीज इन मास on combination of protons and neutrons during the formation of nucleus is called mass defect. उसे कहा जाता है mass defect denoted by delta m. Clear? मास डिफेक्ट कहेंगे, उसे डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे. और मास डिफेक्ट, ये कहाँ गया मास? ये मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में. क्लियर? ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में. उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी. That energy is used to bind all the nucleons together inside the nucleus. तुम एक क्वेश्चन ये रेस कर सकते हो, सर प्रोटॉन्स they must have very large repulsion. तो वो कैसे न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल रहते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर इसलिए स्टेबल रहते हैं क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू. वो एनर्जी इन्हें एक साथ रखने में, बाइंड करने में हेल्प करती है. क्लियर? और वो जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम डेल्टा एम चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू फाइंड आउट डेल्टा ई इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो डेल्टा एम को एएमयू में ले लो इनटू 931.5, सी स्क्वायर का वैल्यू ये ले लो, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो आंसर आएगा. मेगा मींस 10 टू द पावर 6. समझ में आया? क्या ये इक्वेशन समझ में आई? फिजिक्स में बहुत डिटेल में, मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा यूज है उसका. मास डिफेक्ट, Yes, sir. बाइंडिंग एनर्जी. मास डिफेक्ट चाहो तो बाइंडिंग एनर्जी का मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है, तो लिख लो क्योंकि ये तो मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है. बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन लिख लो, कहीं भी लिख लो, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It is the energy which is used to bind. It is the energy which is used to bind all the nucleons. It is the energy which is used to bind all the nucleons inside the nucleus, which is used to bind all the nucleons inside the nucleus which is used to bind all the nucleons inside the nucleus, and it comes into picture due to decrease in mass, and it comes into picture due to decrease in mass, due to decrease in mass of the nucleons. It comes into picture due to decrease in mass of the nucleons during the formation of nucleus. During the formation of nucleus. चलो इतना ही था. न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है हमारा. बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर वो आपने न्यूक्लियॉन्स ड्यूरिंग के बाद क्या बोला? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. सर सर आप वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होते तो वो बता सकते हो क्या? क्या बताओ? प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड होते हैं मतलब? सर वो आप बता रहे थे ना, फिर वो उसमें बाइंडिंग एनर्जी कुछ होता है तो वो फिर से बता सकते हो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तब ऐड होते हैं तो जब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पे
न्यूक्लियस में कंबाइन होते हैं, एक एटम को बनाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी होता है बाइंडिंग एनर्जी. So during their combination, some energy is released, which is used to bind nucleons together, called binding energy. यस सर. सर Section H, nuclear chemistry. ये जो हमने किया है H1 to H6, you have 3 minutes to do this 6 questions. 3 मिनट है 6 क्वेश्चंस के लिए. और आंसर्स नहीं देखना है, आंसर्स तुम्हें चैट बॉक्स में डालना है, ABCD जो भी आएगा. जस्ट कॉमा डाल के, कॉमा प्लेस करके डाल सकते हो आंसर. You don't need to write H1, H2, H3 and all. सर बोलो. सर हमने वो देखा था कि जो चार्ज था सर वो हमने नीचे लिखा था किसी एक स्लाइड थी उसमें नीचे लिखे थे, लेकिन हम चार्ज तो ऊपर लिखे थे ना सर. नहीं, डिपेंड करता है. यदि मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है न्यूट्रॉन, तो मैं चार्ज ऊपर लिख देता हूँ. वैसा वो लिखा नहीं जाता है, मैं जनरली लिख देता हूँ जस्ट टू शो इट इज न्यूट्रल. क्लियर. बट यदि हमें दोनों लिखना होगा ना, चार्ज एंड मास, तो हमेशा नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर. एटॉमिक नंबर मतलब चार्ज. यस सर. थैंक यू सर. सर मतलब हमेशा नीचे ही ओरिजिनली नीचे ही रहता है क्या चार्ज? डिपेंड करता है यार, वो केस टू केस. मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं, दो लिखें तो एक नीचे चार्ज आएगा, ऊपर मास आएगा. और सिर्फ एक ही लिखा है तो ऊपर चार्ज भी लिख सकते हो. वो तो लिखने पे ही पता लग जाएगा ना. मतलब चार्ज नहीं बोलेंगे इसको, हम एटॉमिक नंबर बोल देंगे. यस सर. चार्ज ऊपर ही लिखा जाता है. जैसे ऑक्साइड है तो मैं चार्ज को ऊपर ही लिखूंगा. तो चार्ज एंड एटॉमिक नंबर, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. यस सर. थैंक यू सर.
चलो, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? पहले तो मैं तुम्हें आंसर बता दूं, राइट? आंसर सेक्शन H. Section H, answer will be A, C, A, B, B, D. These are the answer. A, C, A, B, B, D. अंशु का सही है, अभिषेक का A, C, A, B, B, D. अभिषेक का भी सही है सारे। स्वानन ने जितने दिए हैं, नहीं, 6 गलत है स्वानन का, ठीक है। चलो, तनिषा का H1 गलत है, 2 गलत है तनिषा तुम्हारे। ओके, काफी बच्चों ने आंसर दिए, सही भी दिए, कुछ थोड़ा बहुत गलत भी हुआ है। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सर 1, Six. 4 और 6। 1, 4 and 6. Question number 1. Carbon 611 on decay products. On decay product produces which of the following? यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स है, 5 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कम है तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स बना दो। प्रोटॉन 1 1, न्यूट्रॉन 0 1। क्लियर? अब चार्ज को बैलेंस करना है तो पॉजिट्रॉन आ जाएगा पिक्चर में, क्योंकि चार्ज +1 मास 0। पॉजिट्रॉन डिके होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमें कैसे पता? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स कम है, 1:1 रेशो से कम है। समझ में आया इतना? ओके सर। अच्छा, ऐसा कोई स्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें n/p रेशो इंफिनिटी हो, सॉरी, n/p रेशो 0 और स्टिल वो स्टेबल हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर। है ना? n/p रेशो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। बहुत, बस एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा केस है स्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें n/p रेशो 1 से कम है, अदरवाइज कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस में n/p रेशो 1 से कम नहीं होता है। H4 नेक्स्ट। Aluminium 1327 is a stable isotope. ठीक है, is expected to disintegrate by. हमें ये पता है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 27 में कितने हैं? 14, तो स्टेबल है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट कर दो प्रोटॉन्स में। न्यूट्रॉन्स जब प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होगा, 1 यूनिट मास 1 यूनिट चार्ज, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा पार्टिकल -1 एंड 0, तो बीटा एमिट करेगा। हमें सिर्फ ये देखना है n/p रेशो ज्यादा है या कम है। यदि ज्यादा है तो इनको कम करना है और कम है तो इनको बढ़ाना है। समझ में आया? H4 यस सर। H6 the total number of alpha particle and beta particle emitted. देखो, जब यूरेनियम से तुम लेड बना रहे होंगे, एज्यूम करो n1 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, अल्फा पार्टिकल चार्ज 2 यूनिट मास 4 यूनिट। एज्यूम करो n2 बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं, बीटा पार्टिकल का चार्ज -1 मास 0। अब चार्ज और मास को बैलेंस कर दो। चार्ज रिएक्टेंट साइड में 92, प्रोडक्ट साइड में 2 टाइम्स ऑफ n1 प्लस -1 टाइम ऑफ n2, क्योंकि यहाँ पे -1 है, प्लस लेड का 82। क्या ये समझ में आती है इक्वेशन? 92 इक्वल टू 82 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ n2। यस सर। यस सर। मास को बैलेंस कर दो, 238 इक्वल टू 214 प्लस 4 टाइम्स ऑफ n1, और n2 में तो 0 का मल्टीप्लाई होगा, मास ही नहीं है बीटा का। सबसे पहले n2 निकालो, n2 कितना आएगा? 38 - 14 24, 24/4, 6 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। क्लियर? अब 6 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, n1 का वैल्यू 6 रख दो यहाँ पर और बीटा पार्टिकल निकाल दो। सो कितने बीटा पार्टिकल आएंगे? 2। 2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? डी।
डी, क्योंकि 6 अल्फा पार्टिकल 2 बीटा पार्टिकल दोनों का सम पूछा है हमसे। 6 + 2 8। समझ में आया H6 कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर। सर Yes, वो sir. इक्वेशन बताओ ना एक बार फिर से, कौन सा इक्वेशन? वो 92 इक्वल्स टू वाला। 92 रिएक्टेंट का एटॉमिक नंबर, प्रोडक्ट का लेड का 82, तो ये 82 आ गया। अल्फा पार्टिकल कितने? N1, so 2 टाइम्स ऑफ N1। बीटा पार्टिकल कितने? N2 -1 टाइम्स ऑफ N2। आया समझ में? हाँ सर समझ गया। H5, which of the following nuclear emission will generate an isotone? Isotones means same number of neutrons. Sorry, isotope लिखा है। Isotope means same atomic number different mass number. तो इसमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, मास नंबर चेंज होगा? न्यूट्रॉन एमिशन। न्यूट्रॉन एमिशन में बेसिकली एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा और मास नंबर चेंज हो जाएगा। इज दैट ओके आर्य? आंसर बी बताया था ना इसका, H5 का क्या बताया गया? यस सर। अब क्वेश्चन आता है सर न्यूट्रॉन एमिशन ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। डेफिनेटली हमने नहीं देखा और होता भी नहीं है, जस्ट आई थिंक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया गया है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अच्छा मुझे बताओ, दो अल्फा पार्टिकल, सॉरी एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे तो पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स क्या होंगे? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स। एक अल्फा 2 बीटा पार्टिकल एमिट करने पर पेरेंट और डॉटर एलिमेंट क्या होंगे एक दूसरे? क्वेश्चन आइसोबार कैसे हो जाएगा? मास नंबर चेंज नहीं होगा। Helium. आइसोटोप्स, आइसोटोप्स अल्फा का चार्ज 2 यूनिट, बीटा का चार्ज 2 × -1, सो 2 से ये चेंज हुआ और -2 से वो चेंज हो गया, तो चार्ज में कोई चेंज ही नहीं आया, सेम एटॉमिक नंबर रह गया। आइसोटोप्स होंगे, राइट? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोन्स भी नहीं रहेगा आर्य। आइसोटोन्स भी क्यों होगा? न्यूट्रॉन्स तो चेंज हो रहे हैं ना, 2 न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं, बीटा में तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। So even if you want, you can write this thing. After emission of 1 alpha particle and 2 beta particle, parent and daughter elements are isotopes of each other. एक अल्फा 2 बीटा क्या था? आइसोटोप्स। सर बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है तो चार्ज चेंज होगा, मास में चेंज नहीं होगा, तो आइसोबार। और यदि अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है तो आइसोडायफर्स, सेम डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। ओनली बीटा पार्टिकल एमिटेड, आइसोबार। ओनली अल्फा पार्टिकल एमिटेड, आइसोडायफर्स। एक अल्फा 2 बीटा पार्टिकल एमिट हुए तो आइसोटोप्स। सर आइसोडायफर की क्या था? अल्फा पार्टिकल एमिशन, सेम Okay, डिफरेंस sir. इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। लिखा है लेक्चर नोट्स में, होता मुझे ना। ओके ठीक है, टाइम भी आज का हो गया है और कंटेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं तो मैं इजीली तुम्हें पूरा बुकलेट दे सकता हूँ। ऑर्डर हमें यही रखना है, एक्सरसाइज 1, देन एक्सरसाइज 2, देन एक्सरसाइज 3। अब वैकेशंस में यदि तुम्हें टाइम मिलता है तो फिर मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा, इसका जो HLP है वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लियर? और अगेन HLP Yes. या किसी पे भी आंसर वगैरह कुछ भी मार्क मत करना ना। इसमें एक जेई मेंस पैटर्न टेस्ट है, जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट। तो खुद की प्रैक्टिस के लिए वो तुम टेस्ट भी दे सकते हो, तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि हाँ चलो कैसे क्वेश्चंस हैं, हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। और HLP में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं,
तुम्हें लगता है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यू कैन डू अल्टरनेट क्वेश्चंस आल्सो, और फिर अल्टरनेट बाद के लिए छोड़ दो, ठीक है। यस सर। हाँ सर एमसीक्यूज अगर मॉड्यूल में मार्क कर दिए तो चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि काफी बार ये मॉड्यूल जब तुम रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है। जब तुम वापस से रिवीजन में आज से 1 साल के अंदर तुम सब कुछ भूल चुके होंगे, तुम्हें क्वेश्चन तुम करने जाओगे, तुम्हें आंसर पहले ही पता लग जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, राइट। ओके सर। और मैंने किसी के भी मॉड्यूल में आंसर मार्क किए हुए देखे तो देख लेना, अच्छी बात नहीं होगी फिर। अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगा, बट हाँ यदि ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो डेफिनेटली वो देखने में आएगा। ओके सर। सर मेंस पैटर्न का इजी टेस्ट है, एडवांस का थोड़ा सा टफ जाता है। कहाँ बुकलेट में?